अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। अच्छा जी, इस लेक्चर में जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है जो हमारा सेशन नंबर 11 है, वो है हमारा मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसको एक क्विकली हम गो थ्रू करते हैं और अब 2-4 सेशंस के बाद इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस भी शुरू कर रहे हैं और उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरह से अप्लाई करने हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास है वो ये है कि कुछ की बातें लिखी हुई हैं। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम प्यार से MIRR कहेंगे, इज़ अ रिटर्न रेट दैट अ प्रोजेक्ट विल जनरेट। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो एक प्रोजेक्ट जनरेट करेगा विद द अजम्पशन, इस अजम्पशन के साथ, दैट कैश फ्लोज अर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट विल बी री इन्वेस्टेड to earn a return equal to the company's cost of capital। IRR और MIRR में डिफरेंस क्या है? IRR भी यही बताता था एक प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना कमा कर देता है, लेकिन वहाँ पर अजम्पशन ये थी कि अगर प्रोजेक्ट में कुछ री इन्वेस्ट किया तो वो उसी परसेंटेज पर कमा कर देगा जो IRR की परसेंटेज है। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सारी बातें सेम, सिर्फ एक बात का डिफरेंस वो ये कि ये एज्यूम करता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट में कुछ पैसा रहने दिया तो वो और री इन्वेस्ट किया तो वो आपको कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो उसके इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या बैक है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अगर आपने कुछ रहने दिया तो वो उतना कमा कर देगा। अब ये ज़्यादा रियलिस्टिक अजम्पशन है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर पढ़े भी, MIRR इज मोर रियलिस्टिक बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज दी री इन्वेस्टमेंट रेट। क्यों ये बेहतर अजम्पशन है? देखो, जब आप कोई बिजनेस करते हो ना तो उसमें आप लेट से अगर किसी को पैसे दे रहे हो कि यार ये मेरे पैसे तू बिजनेस में लगा दे, और आप उसको बोलते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि मुझे 10% का रिटर्न मिले, तो ये जो तुम चाहते हो 10% का रिटर्न मिले, या उस बंदे का जिसने तुमसे लोन लिया उसका ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि कैपिटल ऑब्टेन करने की जो कॉस्ट वो पे करेगा, या तुम जो चाहते हो कि तुम इतना रिटर्न कमाओ, ये ऐसे ही कोई तुक्का नहीं मार रहे होगे, बल्कि तुम देख रहे होगे कि यार मार्केट में क्या रेट चल रहा है। मार्केट में हर कोई 10% कमा रहा है, मिसाल है, तो तुम चाहोगे कि यार तुम भी कम से कम 10% कमाओ। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेट होता है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला, ये वो रेट होता है जो मार्केट में चल रहा है, यानी कि मार्केट में कहीं पैसे रोके जाएंगे जो इतना मिलता है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि यार जो MIRR से आने वाले कैश फ्लोज हैं वो री इन्वेस्ट हो सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, तो ये बेहतर अजम्पशन इसलिए है क्योंकि ये रेट तो बाजार में चल ही रहा है। अगर कोई भी अपने पैसे रोकेगा तो उस पर इतना तो मिलता ही है। जबकि IRR में क्या हम एज्यूम करते थे कि जो री इन्वेस्टमेंट होगी उस पर जो इनकम होगी जनरेट, वो उस प्रोजेक्ट के IRR के बराबर होगी। वो अनरियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि कोई एक फ्रूटफुल प्रोजेक्ट है और उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 50% है, 25% है, 30% है, तो ऐसा थोड़ी उसमें जितने भी पैसे लगाएंगे वो 25, 30 या 50% कमा कर दे रहे होंगे। ये बेहतर एजम्पशन इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो री इन्वेस्टमेंट का रेट एज्यूम कर रहे हो वो वही एज्यूम कर रहे हो जो बाजार में आम हालात में मिलता है। तो ज़्यादा रियलिस्टिक है कि आपने जो फंड्स आपके बिजनेस से निकले हैं, आप ये एज्यूम कर रहे हो कि यार अगर उसी बिजनेस में रहने दिए तो जो मार्केट में मिलता है उतना तो मिलेगा। अच्छा, अब इसके दो मेथड्स हैं MIRR कैलकुलेट करने के, और जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मैं सेशंस में ब्रीफली कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ, और जब हम पास पेपर्स पे आएंगे तो इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे, और आप लोगों को गारंटी से बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो पास पेपर जब आप करोगे बड़े आसान लगेंगे। दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 ये है जिसमें आपने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करना। PVR क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिटर्न फेज। रिटर्न फेज क्या होता है? रिटर्न फेज का मतलब जो कमाने का फेज है। एक इन्वेस्टमेंट का फेज होता है, एक रिटर्न का फेज होता है। अमूमन अभी जो हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उसमें ईयर नंबर 0 पर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईयर 1, 2, 3 आगे वाले जो ईयर्स होते हैं वो रिटर्न फेज होते हैं, वो कमा कर दे रहे होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 3 या 4 या 5 साल का इन्वेस्टमेंट फेज हो, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक बिल्डिंग बन रही है और वो 10 साल में बनेगी, तो 10 साल तक पैसा लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, और फिर उसका रिटर्न फेज स्टार्ट होगा। तो अभी फॉर टाइमिंग हम लोग जो है वो जनरली रिटर्न फेज क्या कर रहे हैं, जनरली ईयर 1 ऑनवर्ड जो है वो हम अपने रिटर्न फेज रख रहे हैं कि भाई ईयर 0 पर मैं पैसा लगाऊंगा, 1 से जो है वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
PVI क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेस, जनरली ईयर 0, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसमें आपने ईयर 0 पर 5 लाख लगाए, ईयर 1 पर 3 लाख लगाए, ईयर 2 पर 7 लाख लगाए और फिर ईयर 3 से कमाना शुरू करा। एंड द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इन ईयर्स एंड RE दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फर्दर डिस्कशंस डिटेल में डेप्थ में हमें बाद में करनी है, जैसे कि मैं बहुत बार नोटिफाई कर चुका हूँ कि वो एक अलग ही दुनिया है। मेथड नंबर 2 क्या होगा, टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1/n पावर में -1। टर्मिनल वैल्यू यानी कि जितने भी आपके रिटर्न फेज के कैश फ्लोज हैं उसको टर्मिनल वैल्यू पे ले आओ, यानी कि उसको जो है आप ईयर नंबर आखिरी जो ईयर है ना आपका उस जगह ले आओ। अच्छा जी, अब ये आपके पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम ज़रा इसको समझते हैं। देखें ये एग्जाम्पल हमने अपने पिछले सेशन में भी करी, यही सेम कैश फ्लोज थे, हमने IRR कैलकुलेट किया, वो 10% आ रहा था। अब मैंने एज्यूम किया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, यानी कि अगर मैं कैपिटल जो है वो कहीं से जनरेट कर रहा हूँ, सॉरी कैपिटल कहीं से लेकर आ रहा हूँ, अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, तो जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं वो 8% का रिटर्न चाहते हैं कि मैं उनको कमा कर दूँ। अब मुझे इन स्पेसिफिक कैश फ्लोज के ज़रिए जो है वो MIRR या मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो कहते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेस चाहिए था, वो 100 रुपये। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेस कैसे आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेस इस प्रोजेक्ट में 100 रुपये ईयर 0 पर लग रहे हैं, ईयर 1 और 2 पर 60 और 55 का रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेस के लिए 1 + 8% पावर 1 और 55 डिवाइडेड बाई 1 + 8% पावर 2, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाई 1 + 8%, ठीक है। जो 60 है उसको 0 पे लेकर आने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 साल की डिस्काउंटिंग, और जो 55 है उसके लिए 2 सालों की डिस्काउंटिंग। तो 60 डिवाइडेड बाई 1.08 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 2, ये बन जाता है आपका 102.71, 102.71। तो पहला जो फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेस डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेस, पावर 1/n, 1/n 1/2 होगा, 2 साल है ना, तो n2 होगा, माइनस सॉरी मैं एक मिनट फॉर्मूला आप लोगों को दिखा भी दूँ, मल्टीप्लाई भी करना है इसको, 1 + I या जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना, ठीक है। तो एक मिनट, अच्छा ये मिट गया, खैर वापस से कर लेते वर्किंग। मेथड नंबर 1 पर क्या था, मेथड नंबर 1 पर ये था कि हमने 60 को डिवाइड किया 1 + 8% पावर 1 से, और 55 को 2 साल पीछे लेकर आने के लिए डिवाइड किया 1 + 8% पावर 2 से। 60 डिवाइडेड बाई 1.08 और 55 डिवाइडेड बाई 1.08 की पावर 2, यानी कि 102.71 बना, 102.71 बना। MIRR का मेथड नंबर 1 का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न फेस डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेस, पावर 1/2, 1/n होती है पावर, 2 साल ही है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई 1 + 8% यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर -1। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, 102.7 1 डिवाइडेड बाई 100 पावर 0.5 इंटू 1.08, 9.45% आता है, 9.45%। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेस, पावर 1/n -1। टर्मिनल वैल्यू का मतलब ये है कि जितने भी आपके कैश इनफ्लोज है ना, आप उसको आखिरी ईयर पे ले आओ। तो अब यहाँ पर तो 2 ही साल हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, सबको अगर हम ईयर 2 पे लेकर आएंगे तो ये होगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 8% पावर 1, और जो 55 है वो है ही ईयर नंबर 2 पर, और ईयर नंबर 2 ही आखिरी साल है, तो पावर 0, ठीक है। अगर 3 साल होते तो 60 3 साल आगे जाता, वो हम देख लेंगे जब हम पास पेपर्स करेंगे ना, तो उसमें मज़ीद बहुत सारी डिटेल्स में भी जाना है ना। अभी तो हमें 60 × 1.08 प्लस 55 × 1.08 की पावर 0, तो ये बन जाता है 119.8।
60 इंटू 1.08, ठीक है, और 119.8। टर्मिनल वैल्यू यानी कि आखिरी दिन सबको ले आओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जितने भी आपके रिटर्न फेज के कैश फ्लोज हैं, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ईयर 0 पर ही है, ईयर 1 और ईयर 2 पर भी हो सकती है, तो उसको भी 0 पर लेकर आना होता है। पावर 1/n, 1/2, 2 या n नंबर ऑफ ईयर्स दो हैं इस सवाल में, -1, ठीक है। और आपने फिक्र नहीं करनी है, अभी हम ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अभी हमें पास पेपर्स करने हैं। पास पेपर्स में बहुत सारी चीज़ें नई भी आती हैं, तो ये भी आपके पास 9.45% बनता है, 9.45%, ठीक है भाई। तो चाहे आप पहला चाहे आप दूसरा कोई भी तरीका यूज़ करो, ये 9.45% बन रहा है। और ये देखिएगा कि ये जो है वो IRR से कम बन रहा है, IRR से कम बन रहा है। अगेन 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 इसकी जो आपके पास आप कह लो कि रैशनल है वो क्या है कि ये एज्यूम करता है कि आपकी जो री इन्वेस्टमेंट होगी वो किस हिसाब से होगी, जो आपकी री इन्वेस्टमेंट होगी वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट के हिसाब से ही हो रही होगी। ऐसा हमने IRR में जो है वो एज्यूम नहीं करा था, ठीक है। IRR में हमने ऐसा एज्यूम नहीं करा था। अगर आपको IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न याद हो तो उसकी जो अजम्पशन थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप ये एज्यूम करते हो कि जो री इन्वेस्टमेंट होगी वो MIRR के हिसाब से ही होगी, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस हिसाब से होगी। An advantage of MIRR compared to IRR is that MIRR assumes that reinvestment rate is the company's cost of capital. IRR assumes that the reinvestment rate is the IRR itself, which is usually untrue. ठीक है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट सा सेशन जो है वो ओवर करते हैं। मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों के। अगेन आप लोग ये नहीं समझिएगा कि भाई ये टॉपिक पूरा हो गया, हमें पास पेपर्स में बहुत सारी चीज़ें इससे रेलेवेंट जो आती रहेंगी वो डिस्कस कर और उसी वक्त अंडरस्टैंड भी करनी होगी। 2-3 सेशंस में मैं इंशाल्लाह पास पेपर्स पे भी चला जाऊंगा।